नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका YouTube चैनल अनिल ढाका क्लासेस में। देखिए, पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने NCERT कक्षा 12 जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है जीव में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसका पहला पार्ट मैंने डाल दिया था। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अलैंगिक जनन का जो पार्ट था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट था, वो मैंने उसमें डाल दिया, जिसमें हमने क्या बात की थी, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, उसके प्रकार और उन प्रकारों को हमने विस्तार से पढ़ा था और साथ में उदाहरण सहित हमने बात की थी। साथ में ही हमने उसके इम्पोर्टेंस जो है वो भी पढ़े थे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपकी विषय वस्तु डाली थी पूरी, और आज इस प्रथम चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो के अंदर आपका जो है पूरा चैप्टर पहला पूरा हो जाएगा, अर्थात आपकी छठी यूनिट का पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा जीव में जनन। तो शुरुआत करते हैं आज के इस मुख्य टॉपिक के साथ। जो हमारा मुख्य टॉपिक क्या है, लैंगिक जनन। जैसा आपको दिख रहा है, लैंगिक जनन की अगर बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले ये होता क्या है। देखिए, लैंगिक जनन की बात करते हैं तो ऐसा जनन जिसमें निषेचन की क्रिया होती हो। किसकी क्रिया होती हो? निषेचन की क्रिया। मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी फिर से बता देता हूं। वैसे इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ महत्वपूर्ण बातें जो है जनन के बारे में वो पढ़ रहे हैं। बाकी दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, उसमें हम इसको क्या है विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो निषेचन क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलने की क्रिया को क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन बोला जाता है या फिर निषेचन बोला जाता है। तो निषेचन की क्रिया जिस जनन में होती हो उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। दूसरी बात, ऐसा जनन जिसमें दो जीव भाग लेते हो। कितने जीव भाग लेते हो? दो जीव भाग लेते हो। और जनकों से प्राप्त होने वाली जो संतति होती है, जनकों से प्राप्त होने वाली जो संतति होती है वो क्लोन नहीं होती है। क्लोन का मतलब होता है वो संरचनात्मक और आनुवंशिक रूप से क्या नहीं होती है, समान नहीं होती है। उनमें नर और मादा दोनों का मिक्स रूप जो है वो होता है, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक से वो मिलकर बनी हुई होती है। लैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो ये अलैंगिक जनन के बजाय कठिन होता है, जटिल होता है और एक धीमी प्रक्रिया होती है। जबकि लैंगिक जनन की बात करते हैं तो वो तेजी से होने वाला एक जनन होता है, जिसमें इंपॉर्टेंस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बंजर भूमि को हम जल्दी ही क्या कर सकते हैं, हेरा फेरा कर सकते हैं। और भी हमने बहुत सारी बातें की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देखिए, इसके बाद में आपको ये देखना है। तो ये हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की परिभाषा। परिभाषा के बाद बात करते हैं जीवन की कुछ, जीवन जो है लाइफ, उसके जीवन चक्र की घटनाओं की बात करते हैं। जीवन चक्र में मुख्य रूप से जो भी जीव है उसमें मुख्य रूप से तीन घटनाएं होती हैं। एक तो होती है किशोरावस्था, दूसरी होती है 2 नंबर अगर बात करें प्रजनन अवस्था, और 3 नंबर अगर बात करते हैं तो होती है जीर्ण अवस्था। सबसे पहले हम किशोरावस्था की बात करते हैं। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसका जो टाइम होता है वो 12 से 19 वर्ष तक होता है। टाइम कितना होता है? 12 से 19 वर्ष तक की आयु को क्या बोला जाता है? मानव के अंदर क्या बोला जाता है? किशोरावस्था बोला जाता है। इसमें लैंगिक अंग जो होते हैं, जनन से संबंधित अंग होते हैं, वो विकसित होना शुरू हो जाते हैं या विकसित हो जाते हैं। पादपों के अंदर इस प्रावस्था को कायिक प्रावस्था बोला जाता है। वेजिटेटिव फेज जो है वो बोला जाता है, कायिक प्रावस्था बोला जाता है। 2 नंबर प्रावस्था की बात करते हैं, प्रजनन प्रावस्था। और ये प्रजनन प्रावस्था इंपॉर्टेंट है। ऐसी प्रावस्था जिसमें कोई भी जीव है उसमें जनन करने की क्षमता जब विकसित हो जाती है, जनन करने की क्षमता क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? प्रजनन प्रावस्था बोला जाता है। इस प्रावस्था के प्रारंभिक काल को क्या बोला जाता है? यौवनारंभ बोला जाता है, या बोल सकते हो प्यूबरिटी। प्रारंभिक काल को क्या बोला जाता है? यौवनारंभ बोला जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि यौवनारंभ से आप क्या समझते हैं? तो प्रजनन प्रावस्था का जो प्रारंभिक काल होता है, और प्रजनन प्रावस्था क्या होती है? जिसके अंदर क्या कर लिया जाता है? जनन अंग जो है वो विकसित हो जाते हैं, या जनन करने की जो क्षमता है
वो ऑर्गेनिज्म या जीव के अंदर क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। इसके बाद में बात करते हैं प्रजनन प्रावस्था की। अगर बात करें तो पादप के अंदर अलग होती है और जंतुओं के अंदर अलग होती है। तो पादप प्रजनन और जंतु प्रजनन दो प्रकार से हम इसको देखेंगे। पादप प्रजनन की बात करते हैं तो पादपों के अंदर जो पादप होते हैं उनमें पुष्प फ्लोर प्लांट्स जो होते हैं वही लैंगिक जनन करते हैं। आपका आगे का जो दूसरा चैप्टर रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोर प्लांट्स, उसके अंदर हम पूर्ण विस्तार से बात करेंगे। तो पुष्पधारी दो प्रकार के पुष्पधारी पादप होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के पुष्पधारी पादप जो है वो होते हैं। एक पहले अगर बात करें तो वो होते हैं मोनोकार्पिक। क्या होते हैं? मोनोकार्पिक। और दूसरा जो होता है वो होता है पॉलीकार्पिक। एक होता है मोनोकार्पिक और एक होता है पॉलीकार्पिक। देखिए इस चैप्टर के अंदर छोटे छोटे परिभाषाएं, बहुत सारे शब्द हैं, उनके आपको सभी को परिभाषाएं आनी चाहिए। तो मोनोकार्पिक क्या होते हैं? ये ऐसे पादप होते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं और वो कभी भी कर सकते हैं। एक बार पुष्प धारण करने के बाद ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। समझ रहे हो बात? मान लीजिए कोई एक्स प्लांट है और वो प्लांट जब पुष्प धारण कर लेता है और उसके बाद में पुष्प धारण करने के बाद में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। अर्थात दूसरी बार पुष्प धारण वो नहीं करता है, तो उसे क्या बोला जाता है? मोनोकार्पिक। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो गेहूं है, चावल है, मेरीगोल्ड, मूली और भी बहुत सारी फसलें हैं जो हम खेत में बोते हैं, वो एक वर्षीय ही होती हैं। एक बार ही क्या देती हैं? फसल जो है हमें देती है। उसके बाद में वो पादप क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो वो कहलाते हैं मोनोकार्पिक। इसके अलावा और भी उदाहरण की अगर बात करें तो बांस की कुछ प्रजातियां 48 से 100 वर्ष तक कायिक प्रावस्था में रहती हैं। कितने वर्ष तक? 48 से 100 वर्ष तक कायिक प्रावस्था में रहती हैं, कहने का मतलब किशोरावस्था में रहती हैं। उसके बाद में पुष्प धारण करती हैं और बाद में मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें तो एक इंपॉर्टेंट है, जो जैसे आपको नाम दिख रहा है, नीलाकुरेंजी पादप, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है स्ट्रोबिलेंथस कुथियाना। ये पादप जो है नीलाकुरेंजी स्ट्रोबिलेंथस कुथियाना, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। सामान्य भाषा में इसे नीलाकुरेंजी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पुष्प जो होते हैं वो नीले रंग के होते हैं। और ये जो पुष्पीय पादप जो होता है ये 12 वर्ष के अंदर एक बार पुष्प धारण करता है। इसने पिछली बार 2006 में, जैसे आपकी पुस्तक के आधार पे अगर बात करें तो 18 में भी इसने किए होंगे, लेकिन हमारी पुस्तक के अंदर 2006 दे रखा है। सितंबर और अक्टूबर माह में पुष्प धारण किए थे। तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, 3 राज्यों के अंदर पहाड़ी इलाकों और सड़कों पर नीले पुष्पों की एक चादर सी बन गई थी। और वो उस समय जो वहां पर्यटक आए हुए थे उनको बहुत ही ज्यादा उन्होंने आकर्षित किया, और जिसके कारण और भी बहुत सारे पर्यटक वहां पे आए थे। तो उस समय उन नीलाकुरेंजी पुष्प के धारण, वो पादप जो है उसके पुष्प धारण करने के कारण वहां पर्यटक भी उस साल के आए थे, ज्यादा आए थे। कब? 2006 के अंदर। अब बात करते हैं पॉलीकार्पिक की कि पॉलीकार्पिक क्या होता है। पॉलीकार्पिक की बात करते हैं तो ये बहुवर्षीय पादप होते हैं जो एक बार पुष्प धारण करने के बाद मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। ये दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार पुष्प धारण करते रहते हैं जब तक इनकी निर्धारित आयु होती है तब तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंगो की बात करें, संतरा है, सेब है, ठीक है, ये सब जो है एक बार ही फल नहीं देते हैं या पुष्प उत्पन्न नहीं करते हैं। ये बार बार पुष्प जो है उत्पन्न करते रहते हैं और फल इनके बहुत सारे और भी हैं, ठीक है। तो ये पादप प्रजनन था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसकी जंतु प्रजनन की, अगर बात करें किसकी बात करें? जंतु प्रजनन की बात करते हैं। तो प्रजनन के आधार पर जंतु भी दो प्रकार के होते हैं, अर्थात जंतु जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो मौसमी प्रजनक और एक होता है सतत प्रजनक। एक तो होता है मौसमी प्रजनक और एक होता है सतत प्रजनक। मौसमी प्रजनक की अगर बात करें तो ये ऐसे जंतु होते हैं जो क्या करते हैं, केवल एक वर्ष में केवल एक बार निर्धारित काल में ही क्या करते हैं, जनन की क्रिया करते हैं। इनके लिए निर्धारित काल होता है और उसी काल में ये क्या करते हैं, जनन की क्रिया करते हैं। जैसे मेंढक हैं, छिपकली हैं, हिरण हैं, कुछ पक्षी हैं, वो एक वर्ष में एक निर्धारित काल में ही जनन की क्रिया है वो कर पाते हैं।
इसके बाद अगर बात करें 2 नंबर स्तत प्रजनक। स्तत प्रजनक की अगर बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, जंतु जो है वो लैंगिक काल के अंदर कभी भी जनन की क्रिया कर सकता है। अर्थात जब लैंगिक काल उसके अंदर आया हुआ होगा तो वो कितनी ही बार कभी भी जनन की क्रिया जो है वो कर सकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात करते हैं, चूहे हैं, खरगोश हैं, दुधारू पशु हैं, और भी बहुत सारे जो स्तनधारी हैं वो भी इस प्रकार की क्रिया करते हैं। स्तनधारियों में अगर बात करें तो लैंगिक काल के अंदर चक्रीय परिवर्तन होते रहते हैं। जो मैमल्स होते हैं, दो कैटेगरी हैं इसकी, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। एक तो होती है प्राइमेट्स और एक होती है नॉन प्राइमेट्स। स्तनधारी, हम लोग स्तनधारी प्राइमेट्स के अंदर आते हैं, जैसे बंदर है, कपी है, मानव है, ये किसमें आते हैं, प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। और एप्राइमेट्स के अंदर कौन से आते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, गाय, चीता, ये सब किसमें आते हैं, एप्राइमेट्स के अंदर आते हैं। तो इनमें चक्रीय परिवर्तन होते रहते हैं, और ये चक्रीय परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो होता है रज चक्कर या ऋतुस्राव, जिसे इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन तीसरे चैप्टर के अंदर हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन ये होता क्या है, ये प्राइमेट्स जंतुओं के अंदर पाया जाता है, जैसे मानव, कपी, बंदर, इनके अंदर। और ये 28 डेज का क्या होता है, एक पीरियड होता है, या समय की काल होता है। समय का क्या होता है, काल ये होता है। 28 दिन की इसकी अवधि जो है वो होती है, और ये लगातार चलता रहता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहले भी वीडियो डाला हुआ है, वो भी देख सकते हो। इसके अलावा हम तीसरे चैप्टर में इसको विस्तार से बात करेंगे। दूसरा जो है वो है मध चक्कर। मध चक्कर की बात करते हैं तो ये प्राइमेट्स जंतुओं में पाया जाता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, हिरण, गाय, भैंस, बकरी, इनके अंदर ये पाया जाता है। इसमें अगर बात करते हैं तो ये इसके अंदर क्या होता है, इस चक्कर के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो अत्यधिक स्राव होता है, और जिसके कारण इसे ओएस्ट्रस काल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ओएस्ट्रस काल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब अगर बात करें, एस्ट्रोजन हार्मोन अत्यधिक स्रावित होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो जीव है, जो जंतु है, उनमें संभोग की क्रिया करने की जो इच्छा है वो तीव्र उत्पन्न होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा तेज गति से क्या होती है, उत्पन्न होती है। इसके अलावा अगर बात करें, इस जनन के अंदर अगर बात करते हैं तो गाय के अंदर ये 18 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक रहता है, 18 घंटे तक। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कुत्ता, बिल्ली के अंदर ये 1 या 2 हफ्ते तक बना हुआ रहता है। इसके अलावा हिरण को मोनोएस्ट्रस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोनोएस्ट्रस। मोनोएस्ट्रस इसलिए बोला जाता है, उसमें 1 साल में केवल 1 ही बार ये चक्कर आता है। मोनोएस्ट्रस इसलिए बोला, मोनो का मतलब 1, एस्ट्रस का मतलब ओएस्ट्रस चक्कर। उनमें 1 बार ही, ये 1 साल में 1 बार ही वो जनन की क्रिया कर सकते हैं, अर्थात मध चक्कर उनमें 1 बार ही आता है। इसके अलावा अगर बात करें कुत्ते में, तो कुत्ते को अगर बात करते हैं तो बाइएस्ट्रस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाइएस्ट्रस। और बाइएस्ट्रस क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है, बाई का मतलब 2, तो वर्ष में 2 बार, वर्ष में कितनी बार, 2 बार ये चक्कर आता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, बाइएस्ट्रस बोला जाता है। तो हिरण को तो बोला जाता है मोनोएस्ट्रस, और कुत्ते को क्या बोला जाता है, बाइएस्ट्रस। ठीक है, गाय के अंदर ये 18 घंटे का होता है। कुत्ते, बिल्ली के अंदर अगर बात करें तो आपको बता दिया 1 या 2 हफ्ते तक रहता है। अब अगर हम बात करते हैं आगे तीसरी प्रावस्था की, जैसा आपको दिख रही है, तीसरी कौन सी प्रावस्था है, पहली प्रावस्था कौन सी थी, किशोरावस्था। दूसरी प्रावस्था कौन सी थी, प्रजनन प्रावस्था। प्रजनन प्रावस्था में हमने पादप प्रजनन और जंतु प्रजनन की विस्तार से बात जो है वो कर ली। अब तीसरी प्रावस्था है वो जीर्ण प्रावस्था है। कौन सी है, जीर्ण प्रावस्था। जीर्ण का मतलब होता है वृद्धावस्था। तो प्रजनन, इसे प्रजनोपरांत प्रावस्था भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रजनोपरांत प्रावस्था भी इसको बोला जाता है। अर्थात प्रजनन काल के बाद आने वाली प्रावस्था को क्या बोला जाता है, प्रजनन प्रावस्था बोला जाता है। ये प्रावस्था जो होती है, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो कमजोर पड़ने लगती हैं, और जो जीव होता है, जंतु या जीव जो भी है, पादप हो चाहे जंतु हो, वो मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं। किस ओर बढ़ने लगते हैं, मृत्यु की ओर जो है वो बढ़ने लगते हैं, और अंत में उनकी क्या हो जाती है, प्राकृतिक मृत्यु जो है वो हो जाती है। 3 प्रावस्था हो गई, किशोरावस्था, प्रजनन प्रावस्था और कौन सी, जीर्ण प्रावस्था। अब बात करते हैं लैंगिक जनन की घटनाओं की।
इसकी बात करते हैं, लैंगिक जनन के घटनाओं की बात करते हैं। लैंगिक जनन की 3 घटनाएं होती है मुख्य रूप से लैंगिक जनन में, और लैंगिक जनन के अंदर मैंने जो मुख्य बात बताई थी वो आपको फर्टिलाइजेशन की बताई थी। इसकी बताई थी फर्टिलाइजेशन की, निषेचन की। तो 3 घटनाएं जो होती हैं वो निषेचन से संबंधित हैं। पहली जो होती है वो निषेचन से पहले की घटना अर्थात प्री फर्टिलाइजेशन, जिसे निषेचन पूर्व घटना बोला जाता है। दूसरी होती है निषेचन घटना, फर्टिलाइजेशन फेज। तीसरी होती है निषेचन के बाद की प्रावस्था अर्थात पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो 3 प्रकार की घटनाएं जो है वो निषेचन की इसमें होती हैं। सबसे पहली की बात करते हैं निषेचन पूर्व घटना। तो ऐसी घटना लैंगिक जनन की वह घटना लैंगिक जनन की वह घटना जो निषेचन से पहले होती है उसे क्या बोला जाता है, निषेचन पूर्व घटना या पूर्व निषेचन घटना या प्री फर्टिलाइजेशन जो है वो बोला जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे, तो इस घटना के अंदर मुख्य रूप से 2 घटनाएं आती हैं। एक आती है युग्मक जनन, एक क्या आती है युग्मक जनन, और एक आती है युग्मक स्थानांतरण अर्थात गेमिट ट्रांसफर। एक तो होती है गेमेटोजेनेसिस युग्मक स्थानांतरण, और एक होती है गेमिट ट्रांसफर युग्मक स्थानांतरण, और एक होती है युग्मक जनन। सबसे पहले युग्मक जनन की बात करेंगे। देखिए बायोलॉजी के अंदर जनन शब्द आपको जहां भी मिले और जनन शब्द जिस शब्द के पीछे लगा हुआ हो उसका अर्थ होता है उससे पहले वाले शब्द का निर्माण होना। तो युग्मक प्लस जनन मतलब युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, युग्मक जनन बोला जाता है। तीसरे चैप्टर के अंदर हम मानव में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से पढ़ेंगे। गेमेटोजेनेसिस 2 प्रकार का होता है, सप्रमेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस अर्थात शुक्र जनन और अंड जनन। शुक्र जनन शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया, अंड जनन अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया। तो इन दोनों के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में युग्मक अगर बात करें तो एक तो समयुग्मजी होते हैं और एक होते हैं विषम युग्मजी। एक तो कैसे होते हैं समयुग्मजी और एक होते हैं विषम युग्मजी। समयुग्मजी वे युग्मक होते हैं जो संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से समान होते हैं। दोनों में नर युग्मक है और मादा युग्मक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्रिया भी एक जैसी करते हैं, संरचना भी उनकी एक जैसी होती है, तो उन्हें क्या बोला जाता है समयुग्मजी। जैसे अगर बात करते हैं यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगाइरा है, तो इनके अंदर जो होते हैं वो जो इनके युग्मक जो होते हैं वो समयुग्मजी होते हैं। विषम युग्मजी अर्थात ऐसे जीव जिनमें बनने वाले युग्मक अलग अलग होते हैं, नर युग्मक अलग होता है, मादा युग्मक अलग होता है। जैसे मानव की बात करते हैं, हमारी बात कर लेते हैं मानव की, तो नर युग्मक जो है शुक्राणु होता है। तीसरे चैप्टर में विस्तार से इसकी संरचना जो है वो पढ़ने वाले हैं शुक्राणु की, तो वो लंबा होता है, ठीक है, तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे, इसके बाद दूसरा करेंगे, उसके बाद में तीसरा। तो और जो अंडाणु होता है मादा युग्मक वो क्या होता है एचल तो होता है, इसके अलावा वो क्या होता है गोल होता है। तो नर युग्मक लंबा और मादा युग्मक कैसा होता है गोल, तो ये अलग अलग होते हैं इसलिए इनको विषम युग्मजी बोला जाता है। इसके बाद में अगला टॉपिक हमारा है जीव में लैंगिकता। अगला टॉपिक कौन सा है, जीव में लैंगिकता। देखिए जीव में लैंगिकता की बात करें, 2 प्रकार की जीव में लैंगिकता पाई जाती है, एक तो समथैलिक और एक विषम थैलिक। देखिए यहाँ पे मैं आपको 4-5 शब्द क्लियर करवाऊंगा, एक तो समथैलिक, एक विषम थैलिक, एक द्विलिंगी, एक एकलिंगी, या उभयलिंगी या एकलिंगी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं समथैलिक की। तो समथैलिक ऐसे जीव जिनमें युग्मक जो होते हैं गेमिट्स वो अगर एक ही जनक में बनते हो, किसमें बनते हो, एक ही जनक में बनते हो, तो क्या बोला जाएगा समथैलिक। सम समान थैलिक का मतलब जिनका जन्म जो युग्मक है उनका निर्माण एक ही जगह होता हो, तो युग्मकों का निर्माण अगर एक ही जनक के अंदर होता हो तो वो क्या होते हैं समथैलिक। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो मयुक्कर, फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मयुक्कर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं विषम थैलिक की, तो विषम थैलिक के अंदर क्या होता है, जो नर युग्मक और मादा युग्मक है वो अलग अलग जनकों में बनते हैं। जैसे मानव, तो मानव में नर युग्मक किसमें बनता है, नर में बनता है, और मादा युग्मक किसमें बनता है, मादा या महिला में बनता है। तो ये क्या हुए विषम थैलिक, ठीक है। इसके बाद में शब्द आता है द्विलिंगी या उभयलिंगी। उभय का मतलब 2, लिंगी का मतलब लिंग, द्विव मतलब 2, लिंगी का मतलब लिंग। अर्थात ऐसे पादप पुष्प पादपों में बात कर लेते हैं, या ऐसे जीव
जिनमें दोनों लिंग पाए जाते हो। जैसे पुष्पी पौधों के अंदर तो क्या होगा, पुष्पी पौधों के अंदर क्या होगा कि स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों अगर जिस पुष्प में है तो वो द्विलिंगी होगा। ठीक है, जैसे नारियल है, मक्का है, कारा है, कुकुरबिटा है, इनके अंदर दोनों लिंग स्त्री केसर और पुंकेसर। स्त्री केसर तो होता है मादा जन्नांग और पुंकेसर होता है नर जन्नांग। दूसरे चैप्टर में विस्तार से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। दूसरे चैप्टर के अंदर हम इसको विस्तार से जो है पढ़ेंगे। इसके अलावा एक लिंगी क्या होता है, ऐसे पादप जिनके पुष्प में या तो स्त्री केसर है या फिर पुंकेसर है। इन दोनों में से कोई एक है, दोनों होंगे तब तो द्विलिंगी हो जाएगा, लेकिन अगर कोई एक है तो क्या होगा, एक लिंगी। जैसे मार्केंसिया है, पपीता है, खजूर है, ये इसके क्या हो गए, उदाहरण हो गए। अब जंतुओं के अंदर बात करें, द्विलिंगी जंतु, तो ऐसे जंतु जिनके अंदर दोनों नर और मादा दोनों लिंग एक के अंदर ही हो तो वो कैसे प्राणी होते हैं, द्विलिंगी प्राणी होते हैं। जैसे केंचुआ है, केंचुए में नर और मादा एक के अंदर ही होते हैं। स्पंज है, इसके अलावा टेप वर्म है, जोंक है। जोंक जो होती है ना, आप कॉलेज के अंदर भी पढ़ोगे इसको, केंचुए को भी पढ़ोगे। ठीक है, तो इनके अंदर दोनों लिंग एक के अंदर ही होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं एक लिंगी प्राणी की, तो तिलचट्टा जो होता है, मानव जो है, ये सभी एक लिंगी प्राणी जो है वो होते हैं। इनमें एक ही जो है लिंग, एक नर के अंदर केवल नर लिंग होता है और मादा के अंदर मादा लिंग होता है। यह आपके युग्मक जनन की बात हो गई। इसके बाद में युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक जनन के दौरान नर युग्मक बन गया और मादा युग्मक बन गया। अब ये गति करके आपस में मिलते हैं, ये गति करके दोनों पास पास आते हैं। इस क्रिया को क्या बोला जाता है, युग्मक स्थानांतरण बोला जाता है। इस क्रिया को क्या बोला जाता है, युग्मक स्थानांतरण बोला जाता है। तो नर की बात करें तो शुक्राणु तो होते हैं गतिशील, जो गति करके मादा युग्मक अंडाणु तक पहुंचते हैं, और मादा युग्मक अंडाणु क्या होते हैं, अगतिशील, इनके पास तक पहुंचते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जलीय पादपों में ये जल के माध्यम से गति करते हैं। जबकि अगर हम बात करें पादपों के अंदर तो एक परागण क्रिया होती है, पोलिनेशन। परिभाषा होती है, पराग कोश से पराग कणों का निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण। इसको भी हम दूसरे चैप्टर के अंदर जो है वो विस्तार से समझेंगे। इसके बाद में बात करते हैं हम निषेचन की दूसरी घटना, लैंगिक जनन की दूसरी घटना। वो कौन सी है, निषेचन घटना। तो निषेचन की परिभाषा मैंने चैप्टर की शुरुआत में बताई थी। नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन। और इनके फलस्वरूप एक संरचना बनती है द्विगुणित, जिसे बोलते हैं जाइगोट युग्मनज। नर युग्मक और मादा युग्मक तो अगुणित होते हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं, द्विगुणित संरचना युग्मनज बनाते हैं। लेकिन निषेचन किसे कहेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। ठीक है, निषेचन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक तो होता है एक्सटर्नल और एक कौन सा होता है, इंटरनल। अगर हम लोग एक्सटर्नल की बात करें, बाहरी निषेचन की बात करें, तो ऐसा निषेचन जिनके युग्मक जो है वो शरीर से बाहर मिलते हो, नर युग्मक और मादा युग्मक शरीर से बाहर किसी माध्यम से मिलते हो। ज्यादातर ये जलीय जीवों के अंदर पाया जाता है, जैसे बोनीफिश है, उभयचर है, मेंढक है, कुछ शैवाल और कवकों के अंदर भी होता है। आंतरिक निषेचन, जब नर युग्मक और मादा युग्मक का जीव के शरीर में मिलते हो, कहाँ मिलते हो, जीव के शरीर में मिलते हो। जैसे मानव के अंदर मादा युग्मक तो मादा के अंदर रहता है और शुक्राणु नर द्वारा मादा के योनि भाग द्वारा उसके अंदर भेजे जाते हैं, तो उनका आंतरिक निषेचन होता है। ऐसे और बहुत सारे पशु है, पक्षी हैं, सरीसृप है, ठीक है, उनके अंदर भी ये क्रिया आंतरिक निषेचन द्वारा होती है। डिफरेंस की बात करते हैं तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर तो शरीर से बाहर, इंटरनल के अंदर अंदर होता है। लेकिन अगर बात करें बाहरी निषेचन जो होता है, उससे जो है अगर बात करें प्राप्त संततियां असुरक्षित रहती हैं। क्या रहती हैं, असुरक्षित, क्योंकि बाहर अन्य जीवों द्वारा उनका भक्षण जो है वो किया जा सकता है। जबकि आंतरिक निषेचन में तो युग्मक सेफ रहेंगे, उनको किसी अन्य द्वारा नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा बाह्य निषेचन में जीवों की संख्या अधिक होती है, आंतरिक निषेचन में कम होती है। इसके अलावा बाह्य निषेचन में अगर बात करें तो नर व मादा दोनों युग्मक ज्यादा बनते हैं बहुत सारी संख्या में, जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों के अंदर अगर बात करते हैं तो उनमें केवल नर युग्मक जो है वो बहुत ज्यादा बनते हैं। जैसे आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, मानव में एक अगर संभोग की क्रिया होती है उस समय
लगभग 300 से 400 मिलियन शुक्राणु मादा के योनि भाग में त्यागे जाते हैं। तो आप सपोज कर सकते हो वो एक अंडाणु के लिए गति करते हैं और कोई एक शुक्राणु उस अंडाणु से जाकर मिलता है। वो हम तीसरे चैप्टर के अंदर विस्तार से बात करेंगे। एक शब्द आता है पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। क्या आता है? अनिषेक जनन। ऐसा जनन जो बिना निषेचन के ही हो जाता है। भाई निषेचन द्वारा हो रहा है अलैंगिक जनन बोल दिया, बिना निषेचन के होता है अलैंगिक जनन बोलते हैं। तो यहाँ पे अनिषेक जनन आया है। तो ऐसे जीव जिनमें बिना निषेचन के ही जनन की क्रिया हो जाती है अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। तो इसको इंपॉर्टेंट लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मधुमक्खी हैं, छिपकलियां हैं, कुछ पक्षी हैं, रोटीफर्स हैं, टर्की हैं, ये क्या है? इनके अंदर बिना निषेचन के ही जनन की क्रिया हो जाती है। पश्च निषेचन घटना की बात करते हैं लास्ट, इसके बाद में आपका ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा। निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं को क्या बोलेंगे? पश्च निषेचन घटनाएं बोला जाता है। इसमें भी मुख्य रूप से दो घटनाएं आती। एक तो आता है युग्मनज निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिल चुके हैं उस क्रिया को तो हमने फर्टिलाइजेशन बोला था। इन दोनों के मिलने से एक द्विगुणित संरचना बनती है और वो मानव की प्रथम कोशिका भी होती है, जिसे युग्मनज कहा जाता है। क्या बोला जाता है? युग्मनज या जाइगोट। ठीक है, वो नर युग्मक और मादा युग्मक अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से बनती है। बाद में आगे चलकर वो भ्रूण का निर्माण करती है। तो दूसरी प्रावस्था जो होती है वो होती है, कौन सी होती है? भ्रूणोद्भव, इम्ब्रियोजेनेसिस। कौन सी होती है? इम्ब्रियोजेनेसिस। युग्मनज से भ्रूण निर्माण की क्रिया को क्या बोला जाता है? इम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव बोला जाता है। इसके बाद जो है 9 महीने तक मानव के अंदर बात करें तो गर्भावस्था में शिशु जो है वो पलता है, गर्भस्थ शिशु, और बाद में वो प्रसव की क्रिया द्वारा क्या लेता है? जन्म लेता है। अब बात करते हैं भ्रूण के आधार पर भी जीव जंतु जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो अंड प्रजनक और एक सजीव प्रजक। अंड प्रजक मतलब ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं, ऐसे जो अंडे देते हैं, जैसे पक्षी हैं, सरीसृप हैं, वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं और उनके चारों ओर कैल्शियम का बना हुआ कठोर आवरण भी पाया जाता है। सजीव प्रजक वे होते हैं जो शिशु को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं? शिशु को जन्म देते हैं। जैसे मानव है, बहुत सारे पशु हैं, ठीक है, वो सीधा ही किसको जन्म देते हैं? शिशु को जन्म देते हैं। अब इस चैप्टर की लास्ट अगर बात करें तो पादपों के अंदर युग्मनज जो है जाइगोट, वो बीजांड के अंदर बनता है। अब दूसरे चैप्टर में समझ में आएगा बीजांड क्या होता है, वही समझेंगे। बीजांड के अंदर बनता है, ठीक है। बीजांड किस में होता है? अंडाशय में होता है। तो जो युग्मनज है वो तो बीजांड में भ्रूण में बदल जाएगा, लास्ट में जो बीजांड है वो बीज में बदल जाएगा, और जो शेष अंडाशय बचता है वो किस में बदल जाएगा? फल में बदल जाएगा। और फल के चारों ओर एक भित्ति पाई जाती है जिसे फल भित्ति कहा जाता है। पेरिकार्प बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पेरिकार्प जो है वो बोल सकते हो, जो फल की सुरक्षा करती है। फल की क्या करती है? सुरक्षा करती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाता है, केवल एक बात को छोड़कर। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो एक सारणी दी हुई है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या दी हुई है, जैसे मानव के अंदर 46 होते हैं, घरेलू मक्खी में 12 होते हैं, इसी प्रकार चूहे के अंदर 42 होते हैं, तो बहुत सारों की दी हुई है। वो सारणी आपको नोट्स के अंदर प्राप्त होगी। तो इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कल या परसों तक दूसरे चैप्टर के वीडियो भी मैं डाल दूंगा। 3 या 4 वीडियो के अंदर उस चैप्टर को हम पूरा करेंगे, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। इसको तो 2 वीडियो के अंदर हमने पूरा जो है वो कर लिया। तो बात करते हैं, आपको नीचे जो लाइन चल रही थी आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार। जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो व्हाट्सएप कर देना, उनको क्या है उसी प्रकार से जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।